नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जाल, जिसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अपनी सीमाएं पार मत करो भोकाल। अखंडनाथ के कारण आज तुम सेनापति पर शस्त्र उठाने का साहस कर सकते हो, तो कल तुम हमारे साथ भी यही सब करने से नहीं हिचकोगे। इसलिए हम आदेश देते हैं कि आज के बाद अखंडनाथ बजाने वाले फरियादी की सहायता करने का कार्य सेनापति परवीन सिंह करेंगे, तुम नहीं। रानी मोहिनी की उस आदेश ने भोकाल के शरीर को जड़ करके रख दिया और मस्तिष्क को कुंद कर दिया था। लेकिन राज सिंहासन का वो वफादार सब कुछ भुलाकर अगले दिन फिर राज दरबार में उपस्थित था। यह हमारे पुत्र अंकित का संदेश है। 1 वर्ष के पश्चात आज वो यहाँ आ रहा है। उसके स्वागत की तैयारी की जाए। मन की सारी करवाहट पर शहद बनकर बरस गई है यह शुभ सूचना। अंकित का सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं उसका प्यारा चाचा हूं। वो भी भोकाल चाचा कहकर मुझसे लिपट जाएगा। मुझे उससे बहुत बातें करनी है और साथ ही लेनी है इसकी परीक्षा की महायोगी योगेश्वर के आश्रम में उसने क्या क्या सीखा है। अंकित से मिलने के लिए बुरी तरह बेताब था भोकाल, जबकि कोई बेताब था अंकित को मौत से मिलाने के लिए। महाबाहु है नाम मेरा। विकास नगर वासियों से अपने भाई सप्तशीष के नाश का बदला लेने आया हूं और अपने बदले का आरंभ मैं विकास नगर के भावी सम्राट यानी तुझे समाप्त करके करूंगा। भड़ाक! ओह! महाबाहु की शक्तिशाली भुजाओं के आक्रमण से अंकित तो बच गया, लेकिन उसका साथी ना बच पाया। केशव! अपने साथी की मृत्यु पर लगता है तुझे बहुत दुख हुआ है। चिंता मत कर, मैं अभी तेरे इस दुख को कम कर देता हूं। उफ! तुझे भी उसके पास भेजकर। महाबाहु का इरादा अपनी भुजाओं में भरी शक्ति के बल पर अंकित के शरीर को तरबूजे की तरह फोड़ने का था, लेकिन उसका वो इरादा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अंकित ने उसकी भुजाओं को अपने हाथों में थामकर उसे आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया था और सिद्ध कर दिया था कि वो उम्र में बच्चा जरूर है, लेकिन शक्ति में वह बड़े बड़ों का बाप है। भड़ाक! ये जिस्म छोटा अवश्य है, लेकिन 1 वर्ष के कठोर अभ्यास ने इसे चट्टान बना दिया है। उफ! और जब चट्टान तुम जैसे शैतान से टकराती है तो उसे धराशायी ही करती है। बड़ाक! तूने ठीक कहा कीड़े, लेकिन जब कोई चट्टान किसी चट्टान से टकराती है तो जानता है क्या होता है? भीषण टकराव होता है और दोनों चट्टानें चकनाचूर हो जाती है। महाबाहु ने तीव्र गति से चट्टान उछाल फेंकी उस अंकित की तरफ, जो अपने स्थान पर पर्वत की भांति अडिंग खड़ा था। जो चट्टान कमजोर होगी टूट जाएगी। देखते हैं अभ्यास की आग में तपी शरीर रूपी यह चट्टान मजबूत है या टकराने के लिए आने वाली वो चट्टान। एक क्षण के बाद ही एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने वाला था, लेकिन उस क्षण के पहुंचने से पहले ही भड़ाक! उस पथरीली चट्टान का नाश करने आ पहुंची वो विशाल गद्दा और पहुंचा भोकाल। एक बालक के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक ही दंड है। एक बालक के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वालों के लिए एक ही दंड है, मृत्यु। खच खच! हाथों के साथ महाबाहु की गर्दन भी ले उड़ी भोकाल की तलवार। संतोष की गहरी सांस लेकर अंकित की तरफ पलटा भोकाल। सही समय पर यहां पहुंचकर अगर मैंने इस शैतान को समाप्त नहीं किया होता तो इसने तुम्हें चट्टान के नीचे दबाकर मार ही डाला होता। अंकित! अरे तू मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? अंकित वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? दौड़कर अपने भोकाल चाचा से लिपट क्यों नहीं जाता? ज्वालामुखी की तरह विस्फोट करने वाले थे अंकित के कान से निकलने वाले स्वर। दौड़कर मैं अवश्य लिपट जाता,
अगर मेरे सामने मेरा भोकाल चचा खड़ा होता, मेरे सामने तो इस समय वो महाबली भोकाल खड़ा है जिसने अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर महाबाहु को समाप्त कर दिया और मुझसे एक ऐसा अवसर छीन लिया जिसके बल पर मैं सिद्ध कर सकता था कि मुझ में भी महाबली बनने की क्षमता है। ये ये तुम क्या कह रहे हो अंकित? अगर मैं यहां नहीं पहुंचता तो वो चट्टान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यह है उसका परिणाम, यह है उसका प्रमाण। भड़ाक! अपने सिर की एक ही टक्कर से चट्टान का चूरा बनाकर अंकित वहां से चला गया, भोकाल को सकते में खड़ा छोड़कर। अद्भुत! एक ही वर्ष में अत्यंत विस्मयकारी शक्तियां प्राप्त कर ली है अंकित ने, परंतु क्या हो गया है उसे? एक छोटी सी बात पर वो अपने भोकाल चाचा को छोड़कर चला गया। सारे संबंध एक झटके में तोड़ दिए उसने। ओफ! समस्त विकास नगर की तरह क्या मैं अंकित के लिए भी पराया हो गया? सभी की तरह क्या अंकित को भी मेरी आवश्यकता नहीं रही? कई सवाल भोकाल के सीने में उथल पुथल मचाने लगे, जिनकी प्रतिक्रिया शीघ्र ही भोकाल के चेहरे पर नजर आई। अगर विकास नगर और उसकी प्रजा भोकाल को एक नए रूप में देखना चाहती है तो ऐसा ही होगा, वो उन्हें नए रूप में ही नजर आएगा। अगले दिन भोकाल का एक विस्मयकारी रूप विकास नगर वासियों के सामने था। ये आप क्या कर रहे हैं महाबली? वही जो तुम्हारे कानों ने सुना। सारे हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। पीछे हटो। आ! अब ये सभी हीरे जवाहरात मेरे होंगे। रक्षक भक्षक बन गया। हमें भी प्रशंसक से निंदक बनना होगा और लुटेरे भोकाल को रंगे हाथे पकड़ना होगा। लोगों की भीड़ ने तुरंत ही भोकाल को जा घेरा। एक महाबली को रोकने आए हो तुम महाबली अवश्य होंगे भोकाल, लेकिन एक अकेला महाबली सैकड़ों की भीड़ के सामने चूहा बन जाता है। ओह! उस पीतल के घड़े ने भोकाल का सिर घुमा दिया। फिर भीड़ ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। पकड़ो पकड़ो! कुछ क्षणों बाद ही भोकाल की मुश्कें कसी हुई थी और कुछ ही देर बाद वो अपराधी के रूप में राज दरबार में खड़ा था। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने सोनमल चांदीराम जौहरी के यहाँ लूटपाट करने का प्रयास किया है? हाँ, भोकाल ने सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार किया। न्याय प्रमुख को सुनाना ही पड़ा अपना निर्णय। प्रमाण और साक्ष्यों ने सिद्ध कर दिया है कि भोकाल ने लूटपाट करने जैसा घोर अपराध किया है। इस अपराध के लिए भोकाल को दंड दिया जाता है। भोकाल को 40 दिन के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। इस अज्ञातवास के दौरान अगर भोकाल पहचान लिया गया तो अज्ञातवास की अवधि को दुगुना कर दिया जाएगा। 40 दिन का अज्ञातवास कठोर दंड था भोकाल के लिए। विकास नगर के पूर्व में स्थित यह महल कभी अभिशप्त काला महल के नाम से जाना जाता था। कभी विकास नगर का कोई भी निवासी इस महल की तरफ मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज ये महल न सिर्फ विकास नगर वासियों के लिए दर्शनीय है बल्कि एक निवासी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और विकास नगर का वो निवासी है भोकाल, जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से इस महल के अभिशाप को दूर किया और उसे नाम दिया तुरीन महल। और काला महल को तुरीन महल नाम भोकाल ने इसलिए दिया क्योंकि इस महल में वास करती है उसकी प्रिय तुरीन आत्मा के रूप में। रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित अपने मित्रों सगे संबंधियों के ठुकराए जाने के पश्चात जब मैं अकेलेपन से दुखी होकर तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे इस तरह लूटपाट करने को कहा कि लोग मुझे बंदी बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत करें और वहां मुझे 40 दिन के अज्ञातवास का दंड मिले। मुझे अज्ञातवास मिल चुका है और उसके आरंभ होने के अब मात्र कुछ ही समय शेष है। ईश्वर के लिए मुझे बताओ तुरीन, ये तुमने मुझे ये सब करने को क्यों कहा? ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझाओ तुरीन, अन्यथा मैं पागल हो जाऊंगा। पल प्रतिपल व्यग्र होते जाते भोकाल को तुरीन की आवाज ने शांत किया। धैर्य मत गवाओ प्रिय भोकाल, मैंने वह सब तुम्हें इसलिए करने को कहा था
क्योंकि जो षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध बुना गया है उससे तुम्हें बचने का यही एक रास्ता है। और जानते हो तुम्हारे विरुद्ध इस षड्यंत्र को बुनने वाला कौन है? ग्रहों को अपने उंगलियों पर नचाने और स्वयं को पृथ्वी का विधाता कहने वाला काल कुंडली। हाँ प्रिय, काल कुंडली तुम्हारी मृत्यु के साथ ही उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए वो तुम्हारे भाग्य में मृत्यु योग लिखकर अपनी पराजय का प्रतिशोध तो तुमसे नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारे चाहने वालों के भाग्य में पाप योग लिखकर तुम्हारे जीवन को मृत्यु समान अवश्य बना सकता है। और ऐसा उसने कर भी दिया है, तभी तुम्हें चाहने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध हो गया है। इस पाप योग को टालने का एकमात्र हल है चमत्कारी मोती गजमुक्ता को प्राप्त करना, और वो तुम्हें मिलेगा उदयगिरी राज्य के राजा रत्न के पास, राजा रत्नसेन के पास। उसी के प्रभाव से ये योग टल सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हर कोई तुम्हारे विरुद्ध है तो गजमुक्ता मोती को पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी को भी तुम्हारे उद्देश्य और कार्य की भनक भी ना लगे। ओह, तभी तुमने मेरे अज्ञातवास में जाने की योजना बनाई। हाँ, और अब तुम्हारे अज्ञातवास का समय आरंभ हो गया है। वो देखो, सूर्यास्त हो गया है। ओह, अब मुझे जल्द से जल्द उदयगिरी राज्य में पहुंचना है, और इस तरह से सावधान रहना है कि कोई मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो राज्य के नियम के अनुसार मेरे अज्ञातवास की अवधि को दुगना कर दिया जाएगा। मुझे तुरंत ही यहाँ से रवाना होना होगा तुरीन, क्योंकि मेरे अज्ञातवास के आरंभ होते ही उसे तोड़ने के प्रयास भी आरंभ हो चुके होंगे। तुरीन की आत्मा से विदा लेकर तेजी से तुरीन महल से बाहर निकलते भोकाल का सोचना सही था। उसके अज्ञातवास को तोड़ने का प्रयास आरंभ हो चुका था सेनापति परवीन सिंह के द्वारा। हर दिशा में फैल जाओ, आज से हम सबका एक ही ध्येय होगा, भोकाल के अज्ञातवास को तोड़ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अज्ञातवास में ही जिए और अज्ञातवास में ही मर जाए। भोकाल वेश बदलकर बड़ी कठिनाई से विकासनगर की सीमा प्रहरियों की आंखों में धूल झोंककर उदयगिरी राज्य के इस जंगल में प्रवेश कर पाया हूं। अब किसी तरह इस राज्य के राजमहल में राजा रत्नसेन तक पहुंच जाऊं तो कुछ बात बने। अरे, ये सिंहों के गरजने और किसी मनुष्य के चीख की आवाज कैसी? अवश्य पास ही कोई संकट में है, उसे मेरी आवश्यकता हो सकती है। तूफान को मात करते हुए भोकाल ने आवाज की दिशा में दौड़ लगा दी और शीघ्र ही पहुंचा वहां जहां उसकी आवश्यकता से अधिक आवश्यकता थी। ओह, ये तो राजा रत्नसेन हैं, जो अत्यधिक विचलित दिखाई दे रहे हैं, और उनके रथ को सिंहों ने घेर रखा है। सिंहों ने रथ के सारथी को भी मार डाला है, और अब सिंह राजा को अपना शिकार बनाने जा रहे हैं, और सिंह किसी भी समय अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे अगर मैंने कुछ न किया तो। ये समय सोचने का नहीं, कुछ करने का था, और भोकाल ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया। एक लंबी छलांग भरकर वो रथ पर सवार हुआ और उसने लगाम थामकर घोड़े को एड़ लगा दी। भयभीत घोड़े के लिए ये अप्रत्याशित था। वे जोर से हिनहिनाए और आंधी तूफान की तरह भाग खड़े हुए, सिंहों को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए। बेचारे सिंह जब तक संभलते तब तक उनका शिकार उनके पहुंच से बहुत दूर निकल गया। इधर राजा रत्नसेन की हालत सुधरी तो वो स्तब्ध रह गए। अद्भुत, विलक्षण, हमने अपने जीवन में आज तक ऐसा सारथ्य नहीं देखा। कौन हो तुम महासारथी? मेरा नाम आलोक है महाराज। सुदूर देश से आपके राज्य में आजीविका की तलाश में आया हूँ, परंतु आपको अचानक क्या हुआ था? कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था जैसे आप काफी अस्वस्थ हैं। पता नहीं कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हमें अपना भी होश नहीं रहता। परंतु आश्चर्य है,
तुम्हारे जैसे विलक्षण सारथी को जीविका की तलाश में भटकना पड़ रहा है। क्या तुम हमारा सारथी बनना स्वीकार करोगे? मेरा ओह भाग्य महाराज, जो मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। भाग्य मेरे साथ है जो उदयगिरी में प्रवेश करते ही मुझे ये अवसर मिल गया। अब मैं राजा का सारथी बनकर आराम से यहाँ अपने अज्ञातवास भी काट सकता हूँ और गजमुक्ता मोती पाने का प्रयास भी कर सकता हूँ। गजमुक्ता मोती, जिसे प्राप्त करने के लिए भोकाल को स्वयं अज्ञातवास चुनकर उदयगिरी आना पड़ा था। लेकिन क्या सचमुच इतना आसान था उस विलक्षण मोती को प्राप्त करना? नहीं, क्योंकि वो मोती विराजमान था गजेंद्र नामक उस विशाल हाथी के मस्तक में, जिसके शरीर में सैकड़ों हाथियों सा बल था। जो चलता है तो धरती कांप उठती है, चिंगारता है तो आकाश थर्रा उठता है। भोकाल के लिए गजमुक्ता प्राप्त करना मुश्किल था। इसके पीछे एकमात्र गजेंद्र हाथी ही कारण नहीं था, वो षड्यंत्र भी महत्वपूर्ण था जो उदयगिरी के राजा रत्न सिंह के विरुद्ध रचा जा रहा था। आखिर ये क्या चीज है सेनापति दारा, जिसे आप रोज उस औषधि में मिला देते हैं जो मैं महाराज को पिलाता हूँ? ये एक धीमा विष है वैद्य जी। ये औषधि के साथ साथ महाराज के शरीर में पहुंचकर उन्हें धीरे धीरे इस तरह मौत की तरफ ले जा रहा है कि किसी के कानों कान खबर नहीं होगी और महाराज ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे और फिर मैं महाराज बन जाऊंगा और तुम बन जाओगे महामंत्री। उदयगिरी में जलती षड्यंत्र की इस आग को और हवा देने वहां सेनापति परवीन सिंह भी आ पहुंचा था। मैं जानता हूं तुम सिर्फ सेनापति बनकर ही रहना नहीं चाहते। तुम्हारी निगाह उदयगिरी के राज सिंहासन पर है। मेरे सहयोग से तुम वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा। विकासनगर के महाबली सेनापति का सहयोग पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, अब तुम्हें उदयगिरी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता दारा। मुझे आपके लिए क्या करना होगा परवीन सिंह जी? महाबली भोकाल अज्ञातवास में है, मुझे उसका अज्ञातवास तोड़ना है। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो इसी राज्य में कहीं हो सकता है। मुझे उसे ढूंढना है और इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। इतने बड़े राज्य में भोकाल कहाँ और किस रूप में होगा, ये कैसे पता चलेगा? उसे ढूंढने का एक रामबाण उपाय है मेरे पास। भोकाल के बारे में प्रसिद्ध है कि वो जिस राज्य में होता है, जिस राज्य का नमक खाता है, उसके राज परिवार पर संकट नहीं आने देता। इस राज्य के राज परिवार पर संकट आएगा तो अपने आप सामने आएगा भोकाल। ऐसा है तो समझ लीजिए भोकाल सामने आ गया, क्योंकि जिस राज परिवार का राजकुमार सूरा और सुंदरी प्रेमी हो, उस राज परिवार को संकट में फंसाने में भला कितनी देर लगती है। भोकाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसका पता जल्दी भोकाल को लगने वाला था। क्या हुआ है महाराज को? आज फिर महाराज का स्वास्थ्य एकाएक खराब हो गया है और आज तो उनकी दशा और भी चिंताजनक होती जा रही है, क्योंकि वे पूर्व विश्राम करने की जगह राजकुमार मानिक को देखने की हट कर रहे हैं। और राजकुमार इस समय यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि इस समय वे नगर गणिका के घर में सूरा और सुंदरी के रास रंग में व्यस्त होंगे। अगर एक पिता अपने पुत्र को देखने के लिए बेचैन है तो उसे आना ही होगा। मैं अभी नगर गणिका के घर जाता हूँ, देखता हूँ अपने राग रंग को छोड़कर महाराज से मिलने कैसे नहीं आते। राजकुमार मानिक, रास रंग में डूबा राजकुमार मानिक क्या जानता था कि उसे फंसाने के लिए फेंका जा रहा है एक मजबूत जाल। ओ सुलेखा! किसी ने सुलेखा की हत्या कर दी। किसी ने नहीं राजकुमार, सुलेखा की हत्या आपने की है और उसका प्रमाण है सुलेखा की पीठ में थमा आपकी राजसी खंजर। आप ये हत्या करके यहां से बचकर नहीं जा सकते। मैंने ये हत्या नहीं की, जाने दो मुझे। रास्ते में खड़े सभी को धक्का देकर राजकुमार सरपट भाग खड़ा हुआ।
भागकर आप बच नहीं सकेंगे राजकुमार। आपका यह राजसी खंजर आपके हत्यारा होने का पर्याप्त प्रमाण है, और ये प्रमाण मैं कल सुबह ही राजदरबार में प्रस्तुत करूंगी। राजपरिवार पर राजपरिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य संकट में फंस गया है। अब अगर भोकाल इस राज्य में है तो ये सूचना उस तक अवश्य पहुंचेगी, परंतु ऐसा कब होगा, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। सूचना भोकाल तक पहुंचनी ही थी, क्योंकि भोकाल राजकुमार तक पहुंच चुका था। ओह सारथी, तुम यहाँ? हाँ राजकुमार जी, मैं आपको लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ, परंतु आप इतने घबराए और आतंकित क्यों हैं? बात बहुत गंभीर है सारथी, मैं तुमको सब बताऊंगा, पहले मुझे यहाँ से दूर ले चलो। कुछ ना समझा भोकाल, लेकिन फिर भी राजकुमार को रथ पर बैठाकर उसे दौड़ा दिया। जल्द ही भोकाल को सब कुछ पता चला तो वह दंग रह गया। ओह, तो वे तुम्हें एक गणिका की हत्या के अपराध में फंसा रहे हैं? हाँ, और मैं पूरी तरह उसमें फंस भी गया हूँ, क्योंकि जिस खंजर से उस गणिका की हत्या हुई है वो राजसी खंजर है। पिताश्री न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वे मुझे कठोर दंड दिए बिना नहीं मानेंगे, इसलिए उनके प्रकोप से बचने के लिए मैं बहुत दूर निकल जाना चाहता हूँ। क्या इस समस्या का कोई दूसरा हल नहीं है? मेरा राजसी खंजर जो इस समय मुख्य गणिका के कब्जे में है, अगर वो खंजर मुझे वापस मिल जाए तो फिर मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं होगा, परंतु ऐसा होना असंभव है। राजसी परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को मात करने के लिए अगर आपका खंजर लाना आवश्यक है तो ये विश्वास रखिए कि खंजर वापस आएगा, हर हाल में आएगा। पहले आप मेरे साथ महाराज से मिलने चलिए। अपने सारथी के चेहरे पर नृत्य करते दृढ़ विश्वास को मुंह बाए देखता राजकुमार उसके साथ बढ़ चला। वो स्थान जहाँ राजसी खंजर के साथ मौजूद थी मुख्य गणिका, और मौजूद थे सैकड़ों रक्षक। हर एक रक्षक को ये हिदायत दी थी कि अगर हवा भी राजसी खंजर तक पहुंचने का प्रयास करे तो उसे भी बंदी बना लिया जाए। लेकिन इसका क्या किया जाए कि उस समय राजसी खंजर की तरफ जो बढ़ रहा था वो अपने साथ हवा नहीं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।